आज का लेक्चर जहां से हमने स्टार्ट करना है वो रिजेंबलिंग प्रीवियस लेक्चर के साथ अटैच है और उसमें हम देख रहे थे रिजेंबलिंग सेटअप्स कि कौन से ऐसे सेटअप्स है जिसको हम रिजेंबल्स कर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज में लिया जा सकता है। पहला मैंने आपको सेटअप बताया था रिजेंबलिंग सेटअप के मुताबिक, वो था डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स। उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स में बहुत सी ऐसी फाइल्स जिसको डिफरेंट कंप्यूटर्स में नेटवर्क के साथ अटैच कर दिया जाए और हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम नहीं कहते। उसकी रीजन मैंने आपको ये बताई थी क्यों। उसमें एक तो डाटा डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम है, एक तो डाटा शेयर होना चाहिए, इसमें डाटा शेयर नहीं था डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स में। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये कहा था, इस चीज का इंश्योर हो जाना कि डाटा आपका कहीं भी पड़ा है तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड की खुसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने लास्ट रीड आउट किए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है रिजेंबलिंग सेटअप्स का, वो ये है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, एक से ज्यादा प्रोसेसर, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर जो आपके मेमोरी को शेयर करते हैं। उसकी कुछ इमेज से मैं आपको एग्जांपल इमेज से आपको बताता हूं कि ये आपके पास एक इमेज शो हो रही है कि जिसमें 3 किस्म के प्रोसेसर यूनिट्स हैं और वो 3 प्रोसेसर यूनिट्स एक मेमोरी के साथ अटैच है और ये एक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है। आप कीबोर्ड माउस कहीं से भी जो इनपुट देते हैं वो इनपुट मेमोरी के पास जाती है, मेमोरी के पास जाती है और मेमोरी के पास जाने के बाद वो उन जिस सिस्टम का क्राइटेरिया के मुताबिक होता है डाटा, वो उसको पहुंचा देती है। अब आइए इसमें यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि ये जो पिक्चर है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, वो ये है कि शेयर्ड एवरीथिंग टाइट कपलिंग। इसमें दो चीजें जो हो रही हैं कि शेयर तो एवरीथिंग हो रहा है, हर चीज शेयर हो रही है, लेकिन इसकी जो कपलिंग बहुत टाइट है। इसकी रीजन है ये है, शेयर एवरीथिंग का मतलब ये है कि maybe a memory is a primary memory, maybe a memory will be a secondary memory। share everything का ये मतलब है। और ये मैंने ये टाइट कपलिंग का वर्ड यहाँ पर यूज किया है, उसका मतलब ये है कि टाइट कपलिंग में ये है कि रैम यूज हो रही है। टाइट कपलिंग का मतलब ये है कि इसमें रैम यूज हो रही है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम का जो क्राइटेरिया सेट नहीं बैठता। नेक्स्ट जो हमारी इमेज है रिजेंबलिंग सेटअप से, यही मल्टीपल प्रोसेसर चल रहे हैं अभी। उसमें आपको इमेज में फिगर में ये नजर आ रहा है कि 3 किस्म के पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स और डिफरेंट मेमोरीज। पीछे वाली एग्जांपल में एक मेमोरी थी और 3 प्रोसेसर्स थे। इसमें 3 कंप्यूटर सिस्टम है, उसके 3 सीपीयू हैं, 3 मेमोरी यूनिट है और वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरीज के जरिए। तो यहाँ पर जो सेटअप है आपने जो डिटेल फॉर्म में करनी है, एक तो ये है कि 3 सिस्टम लगे हुए हैं और आपस में शेयर सेकेंडरी मेमोरी के साथ शेयर है, आपने ये डिटेल लिख देनी है। और इसमें ये जो चीज मेंशन है शेयर एवरीथिंग, बट जो कपलिंग है वो लूज है। क्यों? मेमोरी जब डिफरेंट हो जाती है तो उसमें डाटा की इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, डुप्लीकेशन आ जाती है, तो वो भी इस सेटअप में फॉल नहीं करते। नेक्स्ट, ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में फॉल नहीं करते। क्यों? उसकी रीजन ये है, अगर मैं इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ ये अगर अटैच है किसी चीज के साथ, तो अटैच पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जो एग्जांपल बताई थी, जो डेफिनेशन है, एक तो शेयर एवरीथिंग वो हो रहा है, लेकिन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर, हर एक सिस्टम से उसको एक्सेस मिल सके। वो सिस्टम मे बी अ वन सिटी, मे बी अ डिफरेंट सिटी और मे बी अ डिफरेंट कंट्रीज, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटर सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में आता है। तो ये सेटअप भी उसमें फॉल नहीं किया। नेक्स्ट जो इमेज है उसमें आप ये देखें
उसमें एक डेटाबेस थी पिछली वाली एग्जांपल में। इसमें ये जो डेटाबेसेस हैं, ये सिस्टम की एक डेटाबेस, इस सिस्टम की ये डेटाबेस, इस सिस्टम की ये डेटाबेस। लेकिन यहाँ पर देखें स्विच है, एक स्विच के साथ तीनों दो आपस में कंबाइन है। तो यहाँ पर भी जो आपके पास क्राइटेरिया है वो बिल्कुल फिट नहीं बैठा कि आप किसके साथ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें भी आपका डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम फॉल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट फॉल हो जाता है, फॉल्स क्रिएट करता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट ये रिजेंबलिंग सेटअप्स का ही क्राइटेरिया है। नेक्स्ट में हम जो चीज मेंशन आउट करते हैं वो ये है कि रिजेंबलिंग सेटअप में डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम जो है डिफरेंट फ्रॉम सैटेलाइट सिस्टम है। हमें मालूम है कि एक तो सैटेलाइट सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है, और उससे कंप्यूटर सिस्टम में जो नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, ये मैं आपको अभी लास्ट एग्जांपल में बता चुका हूँ। अच्छा, एक और पिक्चर लेते हैं। अब आप मुझे इसमें बताइए, एक नेटवर्क यूज किया, वो किसी किस्म का भी हो सकता है। 5 साइट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सिर्फ एक साइट के साथ डेटाबेस अटैच है, सिर्फ एक साइट के साथ डेटाबेस अटैच है। तो इसमें बताइएगा कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस इन्वॉल्व होती है कि नहीं होती। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जाहिर सी बात है इसमें मल्टीपल कंप्यूटर इन्वॉल्व है, एक चीज। दूसरी चीज नेटवर्क इन्वॉल्व है, वो भी मानते हैं। लेकिन जो मिसिंग है वो क्या है कि डाटा विल नॉट बी परफॉर्म ऑन डिफरेंट प्लेसेस। सिर्फ एक के पास डेटाबेसेस है, बाकी जब भी इनको जरूरत पड़ेगी वो साइट 2 को बताएंगे, वहां से डाटा एक्सेस करेंगे। ये नुकसान है। सेंट्रलाइज में ऐसा हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज मिसिंग है कि डाटा विल नॉट बी परफॉर्म ऑन डिफरेंट प्लेसेस। सेकंड, लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो भी इसमें डिफरेंट है। अगर लोकली देखा जाए तो हम मान सकते हैं, लेकिन ग्लोबली पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसमें लोकली भी इन्वॉल्व नहीं है और ग्लोबली भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सेटअप भी डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस रिजेंबल कर रहे हैं हम दूसरी पिक्चर्स को, यानी कि दूसरे सेटअप्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को वांट करते हैं कि कंट्रोल हो जाए उसका तमाम डाटा के ऊपर। ये पहला पॉइंट के एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया। सेकंड है कंसोलिडेट डाटा फॉर इंटीग्रेटेड डिसीजन। अगर इसको मैं आपको एक डिटेल के साथ बताना चाहूँ, एग्जांपल के साथ बताऊं तो आपको ज्यादा समझ लगेगी कि अगर मैं डाटा को फैच करना चाह रहा हूँ और वो किसी का अकाउंट बैंकिंग के हवाले से, अगर किसी का अकाउंट है, उसका अकाउंट बहुत हाई है, वो रिच अकाउंट है, उसमें बहुत रिच अकाउंट बैलेंस है, और वो क्या करेगा, उसको क्या करेंगे कि वो लोकली साइट, तमाम लोकली साइट डाटा को सेंड करेंगे, मैनेज करेंगे कि इसने कहां कहां से ट्रांसफर, इसका डाटा कहां कहां से फर्ज की, हर एक डिटेल, हर एक साइट पर डिटेल होगी, लोकली साइट होगी। लोकली जितनी भी साइट्स हैं वो डाटा सेंड करेंगी इनको, उस टू बी अ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। कहां सेंड करेंगी? जिधर ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर, वहां पर सेंड करेंगी। इसको बोलते हैं कंसोलिडेट रिपोर्ट। दोबारा सुनिएगा, अब डाटा को एक्सेस करना चाह रहा हूं, और उस डाटा जो है बैंकिंग अकाउंट में, उसका अकाउंट एक रिच अकाउंट है, और वो रिच अकाउंट में अपने डाटा को फेच करने की कोशिश कर रहा है। तो जो ट्रांजैक्शन करेगा उसकी एक्सेस जो है, वो एक्सेस तमाम लोकल साइट्स डाटा फ्राहम करेंगे किसको? सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को, और उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट रिपोर्ट। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होती है। ठीक है? क्यों? उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स भी अटैच हो गए, शेयरिंग भी हो गई, और एक्सेस भी आपको हेवी वेयर से हो गई।
उम्मीद है कि इस कंसोलिडेटेड डाटा फॉर इंटीग्रेटेड डिसीजन का आपको मालूम हो गया। प्रैक्टिकली ये होता है कि आपको लग इस तरह रहा होता है कि आप डाटा जो है वो आप एक साइड से एंटर कर रहे हैं, लेकिन वो एक साइड से डाटा एंटर नहीं हो रहा होता, वो डिफरेंट साइड से डाटा एंटर होता है। ठीक हो गया। अब सेंट्रलाइज मीडिया में हम सबको मालूम है कि सेंट्रलाइज मीडिया में क्या चीज इन्वॉल्व होती है। वो ये होती है कि हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रलाइज अगर मैं बात करूं तो हमें क्या चीज की कॉस्ट आएगी, हमें टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट आएगी, हमें केबलिंग की कॉस्ट आएगी, वो बहुत ज्यादा मसला क्रिएट करती है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को अगर यूज करें तो उसमें ना तो केबलिंग कॉस्ट आती है, ना तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट आती है। इससे तो आप बेखबर हो जाते हैं। रिड्यूस द टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट मतलब अगर आप यूज कर रहे हैं सेंट्रलाइज मीडियम तो ये पॉइंट है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन की जो फेलियर है उसका रिस्क कम हो जाता है। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं। ये आपके पास एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के तौर पर एक इमेज बनी हुई है। अब ग्लोबल, ये एक यूजर ग्लोबल यूजर है, सेकंड यूजर ये भी ग्लोबल यूजर है, ये लोकल यूजर है। नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं जहां से डिस्कस कर रहा था वो ये था कि ग्लोबली एस्पेक्ट के तौर पर एक ये यूजर, सेकंड ये यूजर, और उसकी डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, उसका डेटाबेस भी ग्लोबल है। और अगर लोकल यूजर में ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसमें कितने ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे एवरीवेयर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो लोकली है, नोड एंड तक आप कहीं भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 से लेकर आप 1 2 3 4 से लेकर आप सो ऑन लिमिट अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। ये सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अनलिमिटेड टाइप्स है और उन सबकी डेटाबेस साथ में अटैच होती हैं। यह है जनरल आर्किटेक्चर। इसमें ग्लोबल यूजर जो है अगर उनके पास डाटा ना हो, ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये था कि अगर ग्लोबल यूजर के पास डेटाबेस, उनके पास डाटा ना हो और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर भी रहे हों, यहाँ पर जो डाटा वो एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पर डाटा मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो लोकल यूजर से डाटा फेच करने की कोशिश करेंगे। ये है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस। यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं कि ज़कात की जो कलेक्शंस होती है वो ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही होती है। लोकल साइड से तमाम से डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसको एक सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ से रखकर उसको ग्लोबल यूजर के तौर पर यूज किया जाता है। ये हो गया आपके पास इस एग्जांपल की सारी डिटेल। नेक्स्ट जो हम रीड आउट करेंगे वो है प्रोमिसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम। जब हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो हमें कुछ एस्पेक्ट या प्रोमिसेस को साथ लेकर जाना चाहिए और लेकर जाते हैं। पहली है ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाओ, अब इसको मैं समझाऊं ऐसे कि यूजर को इस चीज का मालूम नहीं होता, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यूजर को पता नहीं होता कि काम कहाँ से हो रहा है, बस वो डाटा जो फाउंड करना चाहे वो सर्च करता है और उसको डाटा फेच हो जाता है, उसको मालूम, उसको उसके पास डाटा आ जाता है। ये नहीं देखता कि कहां से आया, कौन सेंट्रलाइज यूज किया गया है या डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस यूज की गई है। यूजर व्यू को ये नजर आता है व्यू के सिस्टम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस यहाँ से डाटा शेयर कर ले, लेकिन अगर उसको ओपन किया जाए सिस्टम व्यू के हिसाब से तो वहां पर यूजर क्यूरी आती है, यूजर एप्लीकेशन आती है, तो उसकी अपनी डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर हर एक की अपने अपने डेटाबेस से अटैच है और कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये सिस्टम व्यू के हिसाब से ऐसे डाटा नजर आ रहा होता है, यूजर व्यू के हिसाब से ये डाटा नजर आ रहा होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है इस ट्रांसपेरेंसी में कि यूजर नहीं जानता कि डाटा डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। उसको तो मकसद इससे ही है कि उसको सिर्फ डाटा मिले।
तो वो आपके साथ एक प्रॉमिस तय कर देता है कि मेरी ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, ताकि मुझे किसी किस्म की परेशानी ना वेल करनी पड़े। सेकंड में है डाटा इंडिपेंडेंस। लास्ट में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहा था, डाटा और प्रोग्राम आपस में पुराने वक्तों में जैसे यूज होता था, डाटा प्रोग्राम जब यूज करते थे, अगर एक डाटा में अगर चेंज करते थे प्रोग्राम में चेंज हो जाता था। अगर किसी किस्म का इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या मैनिपुलेट करते थे तो एक में करते थे, दूसरे में भी साथ। ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की सबसे बड़ी लैग थी पहले वक्तों में। जब डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस आई तब इसमें इम्प्रूवमेंट आई। वो इम्प्रूवमेंट कैसे आई, उसकी रीजन यही है कि एक तो शेयर्ड होता है डाटा, दूसरा डाटा इंडिपेंडेंस में अगर उसका डाटा में अगर कोई चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट प्रोग्राम पर नहीं होता, और अगर प्रोग्राम में कोई चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट डाटा पर नहीं होता। ये पहले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि डाटा प्रोग्राम आर कंसीडर्ड सेपरेटली व्हेन वी वांट टू चेंज। अब अगर आपने पढ़ा हो 3 लेयर आर्किटेक्चर, उस 3 लेयर आर्किटेक्चर या डाटा प्रोग्राम का किसी भी फॉर्मेशन में अगर एक में चेंज करते हैं, उस एक के चेंज से बाकी लेयर्स को इफेक्ट ना पड़े। ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में डाटा इंडिपेंडेंस का एक प्रॉमिस है। ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस बात की प्रॉमिस, इस बात का आपको श्योर करता है, इस बात की आपको प्रॉमिस देता है, आपके साथ प्रॉमिस तय करता है कि इस चीज का कोई लैक नहीं आएगा जो पहले वक्तों में आता था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड इसी के डाटा इंडिपेंडेंस में है कि इसकी कुछ दो टाइप्स हैं, एक है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है और दूसरा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में जो बात है वो ये है कि एक्सटर्नल बाहर के हिसाब से किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जब डाटा प्रोग्राम या किसी किस्म के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो बाहर की तरफ से कोई डाटा एंटर होने की कोशिश नहीं हो सकती, इम्पैक्ट नहीं किसी किस्म का बाहर से आ सकता, उसको कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के हिसाब से देखा जाए तो उसमें नो इम्पैक्ट ऑन लॉजिकली एंड कॉन्सेप्शनल। ये आपने 3 लेयर आर्किटेक्चर अगर आपको याद हो तो ये उसमें ये पॉइंट्स हैं। उस फेज में आपने सिर्फ जस्ट इसका इतना ही पॉइंट डिस्कस करना है कि अगर लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के हिसाब से देखा जाए तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के हिसाब से देखा जाए तो लॉजिकल और कंसेप्चुअल दोनों बेस से इसके डाटा पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो आपके पास है वो ये है कि नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं नेटवर्क को की मौजूदगी को हाइड रख दूं, मे बी अ लोकल, मे बी अ रिमोट, मे बी अ ग्लोबली, डाटा जो फेच करते हैं उसके नेटवर्क को अगर मैं हाइड रख दूं तो यूजर तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। उसके लिए हम बेसिकली हम यूजर के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि उसको सिर्फ डाटा चाहिए, उसको ये कर्ज नहीं कि डाटा कहां से आ रहा है, लोकली है, रिमोट है या ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी यूजर के साथ प्रॉमिस इसका मस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको डाटा इंडिपेंडेंस का बताया, ट्रांसपेरेंसी का बताया, इसी तरह नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी भी है कि नेटवर्क की जो डाटा, नेटवर्क की जो एक्सेस है वो रिमोट हो, लोकल हो या ग्लोबली हो, ये यूजर को अंडरस्टैंडिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर उस चीज की इसको एक्सेस होने लगी तो उसके लिए डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम इसकी एक्सेस उसको यूजर को देते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा, तो हमें पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो एटीएम का जो कंसेप्ट है बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, यही जो जो अभी मैंने आपको सारा डिस्कस किया कि नेटवर्क की जो एक्जिस्टेंस है वो अगर हाइड रख दी जाए यूजर एंड की तरफ से तो इससे यूजर के लिए आसानी हो जाती है, हमारे लिए भी आसानी हो जाती है कि हमें पूरी डिटेल फॉर्म नहीं बतानी पड़ती। जैसे आपको एग्जांपल दी एटीएम की, लास्ट वन
लेक्चर के इख्तिताम के लिए हम लास्ट जो पॉइंट ऐड करते हैं वो ये ऐड करते हैं, रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। उससे पहले ये जो लास्ट पर आपके लोकेशन ट्रांसपेरेंसी या नेमिंग ट्रांसपेरेंसी है, ये भी उसी में फॉल करता है कि अगर लोकेशन ट्रांसपेरेंसी भी अगर यूजर एंड से आप हाइड रखें वो, सेकंड नेमिंग ट्रांसपेरेंसी अगर किसी का नाम भी आप उसको हाइड रखें यूजर एंड से, तो ये जितनी प्राइवेसी ज्यादा रखेंगे उतनी उन सब के लिए अच्छा होगा। ठीक हो गया। अब लास्ट पर आपके पास स्लाइड में जो मेंशन है वो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी का है। सर रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि सेम डाटा जो हम स्टोर करते हैं एक जगह पर या मल्टीपल साइट पर, हम अगर रेप्लिकेशन कहते हैं डुप्लीकेशन के तौर पर, जो आप बार बार आपका उसका बार बार यूज आ रहा होता है रेप्लिकेशन साइट में, तो उसका मतलब ये है कि सेम डाटा विल बी स्टोर्ड ऑन मल्टीपल साइट, कि वहां से भी ले लिया, वहां से भी अगर कोशिश लेना चाहे तो आपको जो एक्सेस पॉइंट आपको इजी लगता है वहां से आप डाटा रिटेन कर सकते हैं। ये रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी की बेस्ट वेज है। इसका जो एडवांटेज है वो ये है, अगर हम चाहें डाटा को दूसरी सिटी से एक्सेस करना तो डाटा रिमोटली हम एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस का सबको पता है। लेकिन अगर डाटा हम लोकली ट्रीट करना चाहें तो यूजर लोकली भी ट्रीट करने के अहल हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी में डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस बात का प्रॉमिस करता है सबको कि डाटा में भी या ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हो, डाटा में भी या डाटा इंडिपेंडेंस के हिसाब से हो, डाटा में भी या नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हो, या रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हो। यूजर एंड को इस बात की प्रॉमिस करें कि उसको किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, हर कासम से हर लिहाज से उसके लिए फायदा होना चाहिए। ये था आज का जो सारा, जिसमें आपको मैंने आज का सारा जो लेक्चर जो मैंने जो आज पढ़ाया, उसमें कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जो रिजेंबलिंग सेटअप्स मैंने पढ़ाए, उसके बाद आपको इनके सेटअप्स के साथ साथ कुछ रीजंस बताई, रीजंस के साथ साथ आपको कुछ प्रोमिसेस बताएं जिससे ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मुलाकात, अब लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।